हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम डीएलएड, बीएड और अन्य जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है या पेडागोजी के रूप में जिसको हम पढ़ते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ है कि जो शिक्षक के अंदर है उसमें कितनी अभिवृत्ति है, कितना वो जानते हैं उस प्रोफेशन को, उसके क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड होता है जैसे बैंक का इत्यादि, तो आप इसी को समझिए। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम कुछ और जो शिक्षक के अंदर का एक शिक्षक के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, बच्चों के प्रति क्या समझ होनी चाहिए, उसको हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके सामने आज मैं पहली वीडियो लेकर आया हूँ। इसके बाद इसकी 4-5 वीडियो और बनेगी जिसमें कि इसके अन्य जो टॉपिक है, जैसे अभी इसमें लिखा हुआ शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर एप्टीट्यूड की बात हो रही है, शिक्षक छात्र को कितना समझ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद इसके व्यवहार के प्रश्न आएंगे। तो ऐसे करके मेरे जो सोचना है वो टॉपिक वाइज हम करेंगे, क्योंकि ये पार्ट 1 है। तो ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है कि आपके एप्टीट्यूड में मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, बाद में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि एक जो बच्चा होता है वो गीली मिट्टी के समान होता है। ठीक है, गीली मिट्टी के समान होता है। एक शिक्षक का कर्तव्य है बच्चा या प्राइमरी का या किसी को भी आपका वो शिक्षा उसमें तो गीली मिट्टी के समान होता है। ठीक है, तो अपनी माता के बाद एक शिक्षक का ये दायित्व है कि वो उस मिट्टी को कैसे डालता है, उसके बर्तन कैसे बनाता है। ठीक है, उसकी आंतरिक दबी हुई इच्छाओं को कैसे जाहिर करता है, वो शिक्षक के ऊपर बात है। ठीक है ना, सांचे में कैसे डालता है, छात्रों की जो योग्यताएं उन्हें कैसे पता करके छात्रों को बता सकता है। ठीक है ना, शिक्षक को एक अच्छा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए ताकि वो बच्चों क्या उसकी साइकोलॉजी पढ़ पाए, वरना तो शिक्षक को पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, इसके बाद इसमें आप यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको समझिए। तो हमें बाल केंद्रित शिक्षा देनी है बच्चे को, हमने बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर हमने रखना है। बच्चे के जो जो परेशानियां हैं उनको उजागर करके उसकी परेशानियों को हल, खासकर जो शिक्षा संबंधी उनके मेन है। ठीक है, तो हमने बाल केंद्रित रखना है, बाल केंद्रित आंसर देना है। ये सोचिए कि शिक्षा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने बाल केंद्रित इसका जवाब रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ये वस्तुनिष्ठ है लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें, ये क्योंकि ये एक्सप्लेन करने का ही सब्जेक्ट है। शिक्षक को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आप, इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ कि शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। ठीक है, जो लेवल होता है बच्चे का वो जरूर जानना चाहिए। आप इससे कितना सहमत हैं? तो अभी ऊपर बात हुई थी कि बच्चे को एक टीचर को मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ हो कि टीचर को पता लग जाए कि बच्चा क्या सोच रहा है। ठीक है, कक्षा में या कहीं भी, तो ये पूर्णतः सत्य बात है। ठीक है, पूर्णतः सत्य बात है, हम इसमें पूर्णतः सहमत हैं। एग्जाम में आएगा तो आप भी पूर्ण करना कि बच्चा क्या कर रहा है टीचर को पता होना चाहिए पहले ही। ठीक है ना, शिक्षण से पूरे कभी भी बच्चे की आदतों से टीचरों को बच्चों की आदत टीचरों के संज्ञान में होनी चाहिए, कैसा बच्चा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो आप अध्यापक के रूप में क्या करेंगे या किस प्रकार आदेश देंगे? तो देखिए, ऊंचे स्वर में बोलकर भी नहीं होगा, मेजर मुक्का मारकर भी गलत है, धीमे आवाज में बोलकर वो सुनेगा नहीं, चेतावनी देकर। अच्छा रहेगा कि एक बार थोड़ा डरा के एक बार चेतावनी देंगे, क्योंकि ऊंचे स्वर में बोल के ये खास फायदा नहीं होगा, कक्षा में ऑलरेडी शोर हो रहा है तो आपकी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। तो तरीका यह है कि एक बार सबको चुप करके चेतावनी दी जाएगी या उनको कुछ डराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा चुप हो जाएंगे। ठीक है ना, मारेंगे भी नहीं पहले ही। ठीक है, तो जरा आप इसको सोच के इसके आंसर दीजिए। ऊंचे स्वर में यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कक्षा में शोर हो रहा है, इसलिए इसका डी वाला आंसर सही होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग भी आप इसको कह रहे हैं। ठीक है, आप डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पर। छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान है? जो सिनेमा है, मूवी, उनसे क्या नुकसान हो सकता है छात्रों को, आप ये पूछा गया इसमें। ठीक है, तो छात्रों को क्या हो सकता है फ्रेंड्स में? उनका कीमती समय नष्ट हो सकता है, सही है। वे बुरी संगत में पढ़ सकता है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, इसमें 2-3 आंसर सही लगते हैं। वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं, सही है। वे अपराध सीखना सीख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चारों सही लग रहे हैं। ठीक है, चारों बिल्कुल सही हैं, चारों कोई गलत नहीं, लेकिन हमने जो नज़दीकी ऑप्शन है, जो सबसे बढ़िया इसमें आंसर लग रहा है, कीमती समय नष्ट। केवल छात्रों को सिनेमा देखने से कीमती समय नष्ट हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। वो बुरी संगत में पढ़ सकते हैं, केवल सिनेमा से बुरी संगत में पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना होगा वो कैसे पढ़ेगा, ये भी गलत है। लेकिन फ्रेंड्स जरा ये वाला आप ऑप्शन देखिए कि वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ मूवी में ऐसा कुछ देख लिया कि जो रियल उसको लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि हमने बच्चे को कैसी मूवी दिखाना। तो बच्चे को हमेशा एक शिक्षाप्रद मूवी दिखाइए और पॉजिटिव मूवी दिखाइए कि जिससे उसको सीख मिले और रियलिटी वाली मूवी हो। मतलब ऐसा ना हो उसमें कि कुछ अननेचुरल लगे कि जो उसे डरा भी सकता है, भविष्य में जो उसके मन में
एक डर भी बढ़ जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। अपराध करना सीख सकते हो, मूवी से कोई अपराध करना नहीं सीखता है। तो आप देखिए, देखो चारों सही लग रहे थे, लेकिन सी वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा इसका लग रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है। अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि आप, ऊपर लिखा है, आप क्या करें। अच्छा ठीक है, इसका ऑप्शन है, आप फिर पढ़ लीजिए। अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, मतलब एक पूरी कक्षा है वो आपको परेशान कर रही है अनुशासन के मामले में, आपको क्या करना चाहिए। मतलब ऑप्शन ऊपर लिखे हुए हैं इसके। छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करना चाहिए। पूरी कक्षा ही मतलब क्या कर रही है, अनुशासन का विरोध जैसा कर रही है, समझो आप। छात्रों को दंड का भय दिखाएं। अन्य शिक्षक विधियों का अनुकरण करें। मॉनिटर से कहें कि शरारती बच्चों के नाम आपको बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर प्रश्नों की तरफ आप लौटो दोबारा। प्रश्न है, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको क्या करना चाहिए। तो आपको छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का पहले आग्रह करना चाहिए। पहले सबसे अच्छा ये है कि पहले दंड न दें, ठीक है। पहले उनसे आग्रह करें कि अच्छा व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार, अनुशासित जीवन हमें जीना चाहिए। बच्चों को ऐसा सिखाएं पहले, ठीक है। वो तब भी ना माने तो एक बार हमें फिर उनको चेतावनी देकर कुछ करना चाहिए, ठीक है। उनको मतलब ऐसा भी ना हो कि हम उनका नुकसान करें। तो कहीं ना कहीं बच्चों को शुरुआत में ही ऐसा न डराएं, ठीक है। सबसे पहले उनसे आग्रह कीजिए आप, ठीक है। शिक्षण विधियां हो नहीं सकता है तो कक्षा में होता है ऐसा। मॉनिटर से हम बात नहीं करेंगे, पहले हम स्वयं डायरेक्ट बच्चे से बात करेंगे, भय नहीं दिखाएंगे। ध्यान रखिए, बच्चे को मारना और भय दिखाना बाद में है, पहले समझाना है, ठीक है। किसी मामले में हो, आपको दंड नहीं देना, बच्चों को वैसे भी दंड आप नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि आप छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या पसंद करेंगे। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या पसंद करेंगे। तो फिर इसमें लिखा हुआ है, उनसे प्रश्न पूछेंगे। अनुशासन से प्रश्न का कोई संबंध नहीं है। उनको शोर करने से रोकेंगे नहीं। उनसे नियमों का पालन कराएंगे, ऐसा भी नहीं है। उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे, ठीक है। देखिए, नियमों का पालन कराना और उत्तरदायित्व सौंपना दोनों सही लग रहे हैं, दोनों सही हैं। लेकिन आपको नज़दीकी आंसर देना है कि आप छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या पसंद करेंगे। ध्यान रखिए, उत्तरदायित्व सौंपेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम प्रैक्टिकली करते हैं वो ज़्यादा समझ में आता है। हमें नियम बताने नहीं चाहिए, बल्कि नियम को पालन कैसे करें उसके उत्तरदायित्व सौंपेंगे, ठीक है। जैसे कक्षा में किसी को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को कोई भी बना दिया और कोई जिम्मेदारी दे दी, ठीक है। उसको बोल दे कि इस तरीके से कीजिए, तो वो अच्छा करेगा, बल्कि बताने से अच्छा तो वो खुद करेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका आंसर डी क्यों हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकली बच्चे को कराना है। ध्यान रखिए, प्रैक्टिकली बच्चे को कराना है, केवल बोल के नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद देखिए, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। स्व अनुशासन अर्थ होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का, मतलब किसी बिना कहे जो खुद डिसिप्लिन हो जाए, उसको हम स्व अनुशासन कहते हैं। तो उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, ठीक लग रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, ठीक। उन्हें सजा देंगे, उनसे नियमों का पालन कराएंगे। तो इसका बी और डी तो सेम ही लग रहा है। बी और डी, बी में क्या है कि उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, अच्छे आचरण के नियम से परिचित करा सकते हैं, या उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर बी वाला है। क्यों इसका बी वाला, आप देखिए ऊपर वाला प्रश्न आप पढ़िए, शायद ये प्रश्न इसलिए लगातार दिया हुआ। यहाँ पर क्या लिखा था, आप छात्रों में अनुशासन बनाने के लिए क्या करेंगे। छात्रों में अनुशासन को बनाना है, अर्थात बाहर से मैं उसको अनुशासन सिखा रहा हूँ। स्व अनुशासन की बात नहीं हुई है पांचवें क्वेश्चन में, मतलब बाहर से, सेल्फ नहीं है ये। तो तब तो मैं उसको क्या करूँगा, उत्तरदायित्व सौंपूंगा, तब उसे बाहर से पता लगेगा, मगर उसको कुछ पद दे दूंगा, उसको खुद प्रैक्टिकल करने को दूंगा। लेकिन यहाँ पर स्व अनुशासन पर छठा प्रश्न में लिखा हुआ है कि सेल्फ डिसिप्लिन वो करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन कब आएगा, जब मैं उसको अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराऊंगा, अर्थात मैं महापुरुषों की कहानी सुनाऊंगा या अच्छे कुछ आचरण के ऐसे व्यक्तियों की कहानी सुनाऊंगा कि उसके अंदर खुद एक इंटरनल मोटिवेशन भी जागेगा और उसका डिसिप्लिन भी बढ़ जाएगा। आप समझ गए। अगर मैं उसको कुछ उत्तरदायित्व दूंगा तो ये कुछ इसका सही उत्तर नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, या ये सही है या ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं, क्लियर हो गया। तो सेल्फ डिसिप्लिन कब आएगा, जब मैं उसको अच्छे आचरणों से परिचित कराऊंगा, तो वो खुद सोचेगा, उसे मंथन करेगा कि हाँ ये सही है। तो अगर स्व अनुशासन डालना हो बच्चे में, तो आप महापुरुषों की कहानी सुनाइए, अच्छे आचरणों की कहानी सुनाइए, जैसे राम जी कहानी सुनाइए, ठीक है। सेल्फ, अगर मैं राम जी कहानी सुनाऊंगा तो सेल्फ आएगा, क्लियर हो गया। और मैं केवल बच्चों में अनुशासन बनाए रखने की बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको उत्तरदायित्व सौंपूंगा। प्रैक्टिकली सोचो तो बच्चा उसको स्वयं करके सीखेगा, ठीक है। मतलब मुझे बच्चे को अच्छे आचरण सिखाना है तो मुझे अच्छे लोगों की कहानियां सुनानी पड़ेंगी। आप समझ गए होंगे इसको। तो आप देखिए फ्रेंड्स के दो आंसर लग रहे हैं, तो आप इसको जरा ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा। इसके बाद देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं।
आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है, आलोचना तो करनी नहीं है, ठीक है। वृत्तिक दृष्टिकोण से, वृत्तिक का अर्थ है बिजनेस, वो भी नहीं है। शिक्षक विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को बचा सकते हैं, ठीक है, या मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। कैसे? मानवीय धारणा से, ये भी नहीं, नैतिक धारणा से, ठीक है। तो नैतिक धारणा का अर्थ है कि सही गलत क्या है। शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं, मतलब यदि वो उनकी समस्याओं को देखेंगे नैतिक धारणा से, अर्थात जैसे बच्चे के अंदर कोई समस्या है तो उससे पूछ के, ठीक है, एक नैतिकता अगर उससे पूछे कि तुम्हें क्या समस्या है, किस क्षेत्र में, तो उसको हम नैतिक बोलते हैं, ठीक है, मॉरली उसको हम नैतिक धारणा बोलेंगे, जो सही है गलत है, कि बच्चा क्या सही सोच रहा है, या बच्चा तनाव में सही है, क्यों तनाव में है, ठीक, उसका कारण जानेंगे। तो एक नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि सबसे पहले बच्चे के तनाव का कारण जाने। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न आ रहा है कि बच्चों को चिड़ियाघर का भ्रमण करते समय अध्यापकों को किन बात का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो बच्चों को अगर मैं जू में ले जाऊं, चिड़ियाघर में ले जाऊं, छात्र जानवरों को न छेड़ें। पढ़ते हैं ऑप्शन। छात्र अनुशासन बनाए रखें, तो सही बात है। छात्र आगे से घूमते रहें, ये भी सही लग रहा है। छात्र आपस में न झगड़ें, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अधिक बोला है, अधिक ध्यान किस पे देना है, तो छात्र जानवरों को न छेड़ें, ठीक है, छात्र जानवरों को न छेड़ें। और ध्यान रखिए जू का एक नियम भी आपको बता दूं, एनसीईआरटी में भी है, तो हमें एनसीईआरटी में भी है ये, हमें जानवरों को एक्स्ट्रा कुछ बाहर से खाने के लिए नहीं देना चाहिए। जू के जो जानवर होते हैं, ठीक है, तो उनको छेड़ना नहीं है, ठीक है, उनको छेड़ना नहीं। अकॉर्डिंग ऑप्शन जो सबसे अच्छा आंसर है, अकॉर्डिंग ऑप्शन ए है, ठीक है। अनुशासन की वहाँ पर बात कम होगी, बल्कि जानवरों को हमने नहीं छेड़ने देना है, बच्चों को, ठीक है। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है, एक कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है तो मैं, ठीक है। एक कक्षा में प्रदर्शन के दौरान, यहाँ पर मैं किसकी बात हुई, एज ए टीचर की बात हुई। मैं एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी बन जाता है, ठीक है। मतलब कोई बच्चा है वो कक्षा में क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है, शरारत व्यवहार कर रहा है, तो कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, उसको सहज रूप से लूंगा या उसे उचित दंड दूंगा। तो प्रश्न क्या था, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान, या कुछ जैसे प्रदर्शन आप कह सकते हैं, कुछ भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ भी आप उनको प्रैक्टिकली कुछ पढ़ा रहे हैं जैसे, तो उस समय शरारतपूर्ण व्यवहार करता है और वो मुझे परेशान लगता है, ठीक है, वो मुझे परेशानी कारण पड़ता है। अकॉर्डिंग जब वो क्या कर रहा है, जब वो प्रदर्शन कर रहा है टीचर, मतलब केवल खाली समय में नहीं, जब पढ़ा रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल बता रहा है, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ इस टाइप का, और कोई छात्र बीच में परेशान कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करेगा, तो मैं क्या करूंगा, कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, कक्षा को बताऊंगा, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, ठीक है, उसको सहज रूप से लूंगा या उसे दंड दूंगा। तो दंड तो उसको दे नहीं सकते हैं, ठीक है, दंड देना यहाँ पर गलत है। छात्र को, कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि अच्छा रहेगा व्यक्तिगत रूप से बुलाएंगे आप उसको, या उसको समझाएंगे कि आप ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो बीच में आप बाधा क्यों डाल रहे हैं पढ़ाई के समय, ठीक है, मतलब पढ़ाई के समय अगर कुछ परेशानी हो रही है तो उसको हम पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न आ रहा है। 10वां प्रश्न लिखा है कि अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा सर्वाधिक कारगर हो सकता है उपाय। इनमें छात्रों में खेल का हमने विकास भी करना, क्योंकि खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खेल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो देखिए अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि विकास के लिए क्या होना चाहिए, उन्हें बड़े बड़े मैच दिखाना नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कराना है। छात्रों को खेल के नए सामान देना, ये भी नहीं, ये भी गलत है। छात्रों को बताना कि खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना। खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना, तो इसका फ्रेंड्स देखिए स्वयं खेलना, जहाँ पर प्रैक्टिकल की बात होती है वहाँ पर हमें इसको अपनाना चाहिए, ठीक है। तो छात्रों को चाहिए, एक शिक्षक को चाहिए कि स्वयं खेल करे बच्चों के साथ, ताकि खेल के नियमों से उसको पता लग पाए। केवल बताने से नहीं होगा, अगर आप उसको क्रिकेट के नियम बताएंगे तो उतना नहीं सीखेगा जितना वो खुद खेल के सीखेगा। तो एक आंसर आपको ये भी रखना है, खुद बच्चे के साथ प्रैक्टिकल करना है। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है कि छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। छात्र में किसका विकास, ठीक है। तो देखिए काम में लगन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, धर्मानुराग, बिल्कुल सही है चारों, लेकिन सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे में, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है, इसका बी वाला सही हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा आंसर है। इसके बाद देखिए छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। छात्रों का विश्वास प्राप्त करना है अगर मुझे, तो क्या करना चाहिए, पिता जैसा, माता, गुरु जैसा या मित्र जैसा। सबसे अच्छा माना गया है इनमें से कि मित्र जैसा, एज ए फ्रेंड टीचर को रहना चाहिए एक शिक्षक के रूप में, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं भी एक बच्चे के साथ फ्रेंडली रहता हूँ, ठीक है। तो बच्चे अपनी परेशानी बता देते हैं, अगर आप उनको स्टिक रखोगे या कुछ करोगे तो बच्चा डरेगा आपसे पूछने में, ठीक है, और आपको बच्चे को बिना दंड दिए ही आपके बच्चे के बारे में पता लग जाएगा आपको, ठीक है।
तो एज ए टीचर आपको एज ए फ्रेंडली रखना है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक क्या नहीं होगा, अकॉर्डिंग ऑप्शन देके जब तक क्या नहीं होगा, उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, श्यामपाठ का प्रयोग नहीं किया। तो बिल्कुल तीनों गलत लग रहे हैं लास्ट के। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बच्चे के अंदर जिज्ञासा, बच्चे की आयु होती है जिज्ञासा वाली, तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा हमने डालनी है। जब तक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक विद्यार्थी ध्यान नहीं दे सकता है, आप कुछ भी कर लीजिए। तो इसके लिए टीचर को लेसन प्लान बनाना चाहिए, लेसन प्लान में इंटरेस्टिंग चीज़ डालनी चाहिए, ठीक है। उसको मोबाइल से पढ़ाना चाहिए, कुछ भी आप TLM का यूज कर सकते हैं। TLM का अर्थ है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, विद्यार्थियों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है, इससे विद्यार्थियों क्या हो, मतलब एक फिक्स जो सिलेबस होता है क्यों की जाती है, फिक्स सिलेबस क्यों बनता है, ठीक है। सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। तो इसका सी वाला सही है। निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, क्यों की जाती है, विद्यार्थियों की जानकारी बढ़े और कुशलता मतलब स्किल। आजकल ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा हमने सिलेबस बच्चों ऐसे चैप्टर में डालने हैं, ऐसा सिलेबस बनाना है ताकि बच्चे को जानकारी के साथ उसकी स्किल डेवलपमेंट हो। केवल हमने बच्चे को ज्ञान नहीं देना फ्रेंड्स, ज्ञान नहीं देना है, बच्चे को कौशल भी देना है। स्किल का डेवलपमेंट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ज्ञान देना, ठीक है। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो। इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न आ रहा है कि शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है क्या। तो कक्षा कक्ष तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, बिल्कुल होनी चाहिए, तो जरूरी है। उसके भोजन व आवास की उचित व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ये सभी के लिए है। आवश्यक उपकरण की व्यवस्था हो, डी वाला ये भी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में क्या आवश्यक है, ठीक है। शारीरिक विकलांग छात्र के लिए तो आपने देखा विद्यालय में रैम्प बन रहते हैं, रैम्प सीढ़ी जैसी, वो विकलांग बच्चों के लिए चढ़ने के लिए रैम्प बन रहते हैं, जैसे ये रैम्प ऐसे रहता है, ऊपर चढ़ते हैं विकलांग बच्चे। तो कक्षा तथा शौचालय की उचित व्यवस्था हो, ठीक है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आवश्यक उपकरण भी होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले कक्षा होगी तो उपकरण बात की बात है, पहले कक्षा और शौचालय की उचित सुविधा होनी चाहिए बच्चे के लिए, ठीक है। बच्चे के लिए ऐसी कक्षा होनी चाहिए कि जो उसको बैठने में दिक्कत ना हो, ठीक है, उसको, क्योंकि पहला उद्देश्य उसका पढ़ना है, वहाँ पर उपकरण बात की बात है, पहले उसको हमने बैठाना है, उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। और रैंप सीढ़ियाँ होनी चाहिए विकलांग बच्चों के लिए, ठीक है, दिव्यांग उनको हम कहते हैं अब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। 16वां देखिए, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है, नॉर्मली गणित में होते ही हैं बच्चे, कठिन कहते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। गणित में सुधार लाने के लिए आप क्या करेंगे, उनसे कहें कि गणित में अधिक परिश्रम करें, बिल्कुल कहेंगे, सही लग रहा है। उनसे कहें कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दें, ये भी कहेंगे। उनके माता पिता से भी बात करेंगे, बिल्कुल सही है। उनके गणित में विशेष कमजोरियों का पता लगेंगे। फ्रेंड, चारों गलत नहीं है, चारों सही है, ठीक है, इसमें गलती होती नहीं है, लेकिन हमने ज़्यादा अच्छा आंसर बताना है। अगर आप क्या करेंगे, जो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपको गणित में उनकी कमजोरियों का पता लगाना, विशिष्ट कमजोरी गणित में क्या है, उसको किस संबोध में, किस टॉपिक में उसको दिक्कत है, जोड़ने में, घटाने में, कहाँ पर घबराता है, ये पता अगर आपको लग गया तो गणित में सुधार हो सकता है, केवल कहने से मात्र से नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए, ठीक है। अन्य विषयों में अच्छा है, लेकिन ये ध्यान देना कि गणित में क्यों अच्छा नहीं है, क्लियर है, ये पता लगाना है। ऐसा नहीं कि हमने उसको कह दिया कि तुम ध्यान दो, ये दो, लेकिन ध्यान तो देगा, लेकिन किस पर ध्यान दे या किसी पर ध्यान दे, ये कैसे पता लगेगा बच्चे को, ठीक है। तो ये हमें खुद पता करना है पहले, ठीक। तो अगला प्रश्न बैठते हैं, ये अगला प्रश्न चलते हैं। 17वां आ रहा है कि एक दूसरे के पास बैठने वाले छात्र, एक दूसरे, यहाँ पर लिखा हुआ, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। दो छात्र हैं, लड़ाई करते हैं बच्चे आपस में, तो आपको क्या करना चाहिए, उनकी जगह बदल दें, सही लग रहा है। उनके माता पिता को सूचित करें, बात की बात है, ये तो वैसे सही है। उनकी जगह बदलने को मना कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमें हमेशा शांति की बात करनी चाहिए, सीट बाद में बदल दें आप, ठीक, अगर वो न माने तब भी। तो सबसे पहले कहना है बच्चे को, समझाना है कि आप उनको मिलकर रहें, अर्थात अच्छा ये रहेगा कि जो अलग अलग नेचर के हैं उनको आप बैठा दीजिए। जैसे कोई पढ़ने में अच्छा है और कोई कमज़ोर, उनको साथ बैठा दीजिए, ठीक है, उनको साथ में आप बैठा सकते हैं, ठीक है। या कोई लड़ाई करने वाला है और कोई शांत है, उन दोनों को आपस में बैठाए, तो शांत वाला बच्चे का कुछ प्रभाव अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम उदाहरण देंगे कि देखो बच्चों, इसकी तरह बनो, ठीक है। तो हमेशा इस तरह की बैठक व्यवस्था हो, तो पहले ही हम बच्चे को, अगर ऐसा कुछ हो गया तो अचानक से सीट ना बदलें, सीट नहीं बदलनी चाहिए, पहले समझाना चाहिए। अगर तब भी ना माने तो कहीं ना कहीं तब हमें सीट अपनानी है। तो आपको पता होना चाहिए, एज ए टीचर आपके अंदर ये बात आ रही होगी कि मुझे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, ठीक। इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न आ रहा है कि यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है या बुरा व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार है आपसे, टीचर से, तो क्या करेंगे आप, प्राचार्य से उसकी निष्कासन की संतुष्टि करेंगे, गलत है। मतलब कोई गलत व्यवहार करे तो हम उसका रिस्ट्रिकेट करेंगे, तो गलत है।
तुरंत सजा देंगे, गलत है, सजा का यहाँ पर प्रावधान नहीं देना चाहिए। कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, बिल्कुल सही है। पहले कारणों का पता करेंगे, अभिभावक का नंबर बाद में आएगा। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि चाहे कोई भी केस हो, कोई भी केस हम देख रहे हैं, सबसे पहले कारण कर रहे हैं, कारण का पता लगाना है, ठीक है। एक टीचर का कर्तव्य है कि सबसे पहले कारण का वो पता लगाए। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है कि यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं, मतलब मिलजुल कर छात्र काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपके समझाया आपने कि मिलजुल कर रहो, लेकिन बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या करोगे। तो क्या करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे। ये भी ठीक लग रहा है, शिक्षक मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन इसके बाद लिखा हुआ मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, सही है। इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और इस विषय पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसका ज़्यादा अच्छा आंसर बी वाला लग रहा है, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। देखिए यहाँ पर टीचर मिलजुल कर रहे हैं तो बच्चे को पता नहीं चल पाएगा। देखिए बच्चे को पता नहीं चल पाएगा कि टीचर मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा पता। पहले हम उसे बताएंगे कि मिलजुल कर रहना अच्छा है, फिर टीचर को खुद रहना है। क्लियर हो गया, आप समझ रहे हैं पहला स्टेप क्या रहेगा। तो ध्यान रखिए, पहला स्टेप आपका रहेगा कि मिलजुल कर कार्य करने के महत्व हम बताएंगे, तब टीचर को, तब उन्हें बोलेंगे देखिए हम भी मिलजुल कर रहते हैं टीचर लोग, तो वो टीचरों को देखेंगे तब सीखेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे तब सीखेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न आ रहा है कि शुद्ध मातृभाषा का प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे। जो प्योर मातृभाषा बोल रहे हैं, जैसे बच्चे की मातृभाषा उसकी माँ द्वारा सीखी गई भाषा होती है, मदर टंग, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, सही लग रहा है। मातृभाषा का प्रयोग न करने वाले को दंड देंगे, गलत है, दंड तो देना ही नहीं है। उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में बैठने को पीछे कहेंगे, गलत लग रहा है, ठीक है। मतलब जो गलत बोला उसको हम पीछे बैठाएंगे तो ये और गलत हम कर रहे हैं। सबसे अच्छा है कि ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे ताकि अन्य बच्चे भी सीखें, और बच्चे की प्राथमिक शिक्षा, हमारा उद्देश्य पहले से ही रहा है कि उनकी मातृभाषा में देना, ठीक है। तो हम पारितोषिक देना करते हैं कि यहाँ पर हम बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे, ऐसा नहीं है कि बच्चे को हमने एक हमने ट्रॉफी भी दे दी है, कुछ उसकी ताली बजा के तारीफ भी कर दी, तो मातृभाषा का प्रयोग के उसमें उसको और मोटिवेशन मिलेगा इंटरनली, और अन्य बच्चे भी उससे खुश होकर मातृभाषा में बात करेंगे, और अपनी बात हम टीचर अपनी बात को आसानी से समझा पाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। इसका अर्थ यह है कि छात्रों में अपनी मातृभाषा के ज्ञान, छात्र मातृभाषा को किस रूप में देखते हैं, मतलब जो मदर टंग है छात्र क्या समझते हैं उसको, ठीक है। घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का प्रयोग करें, ऑप्शन है। केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, ठीक है, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है कि छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु, ठीक। अगर मुझे किसी बच्चे की मातृभाषा के ज्ञान में बढ़ानी है, जैसे किसी बच्चे को गढ़वाली आती है उसको मुझे और बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न कह रहा है। हाँ, अब भाषा समझ में आई है इसकी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी वाला। इसमें कि मातृभाषा के प्रयोग के बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, ठीक है। अगर हम अन्य भाषा का प्रयोग करें तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन भी है, तो सभी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए क्योंकि यहाँ पर लिखा है केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, तो गलत लग रहा है। केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करना ही गलत है, ठीक है। तो अगर भी गलत है तो केवल सभी होना सही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि मातृभाषा के प्रयोग के बीच में अन्य भाषा का प्रयोग न करें। अगर मुझे किसी बच्चे की मातृभाषा में वृद्धि करनी है, अगर अन्य भाषा बोलेगा तो फिर वो कन्फ्यूज हो सकता है। एक बार में ऐसा हो कि एक बार ही पूरी मातृभाषा वो बोले, ठीक है। इसका अच्छा आंसर है सी वाला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। आप एक युवा अध्यापक हैं, ठीक है। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। इफेक्ट हमने डालना उनके अंदर, आप क्या करोगे। हम उम्र होने के साथ कारणों की व्यक्तिगत समस्याओं पर हम उम्र होने के कारण, ठीक है, युवा अध्यापक होने के कारण, ठीक है ना। आप युवा अध्यापक हैं तो क्या करेंगे, व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, उनसे धनी होने का रौब डालेंगे, ऐसे गलत लग रहा है, ठीक है। छात्रों को अपनी ताकत डराएंगे, ऐसा तो सब नेगेटिव आंसर है। तो पहला इसका ऑप्शन है कि छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, ठीक है। छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम उम्र लिखा हुआ है इन्होंने, ये थोड़ा बड़ी कक्षा के लिए भी शिक्षावृत्ति, इसलिए यहाँ पर हम उम्र लिखा हुआ है, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज ना हो। मैं एज ए प्राइमरी टीचर की बात करूँगा तभी मुझे व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देना है, ए वाला सही है, ठीक है। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। अगर कोई लेसन में पढ़ा रहा हूँ और उसमें बच्चा रुचि नहीं ले रहा तो आप क्या करना चाहिए, कक्षा से चले जाना चाहिए, गलत लग रहा है, ठीक। कोई रुचि न ले रहा कक्षा से आप भागें तो गलत है। इसके बाद देखिए ऑप्शन ऊपर है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रुचिकर बनाना चाहिए, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। शिक्षण विधि बदल दें, ये भी सही है। कक्षा में कोई नया कार्य आरंभ करें, गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा
कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, अपनी शिक्षण विधि बदलनी चाहिए, ठीक है। अगर तब भी ना हो तो तब ये ऑप्शन सही है, सर्वोद्देश्य सामग्री, मतलब टीएलएम का प्रयोग करना चाहिए। जो बड़े बड़े टीएलएम होते हैं, जैसे हम पिक्चर दिखा के या कोई मूवी या प्रोजेक्टर चला के या कुछ भी हम करें, कुछ भी ऑडियो वीडियो विजुअल हम टेलीविजन से बताएं उनको, वो बात की बात है। सबसे पहले टीचिंग मेथड आप बदलिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा समझ में ना आ रहा हो तो लेसन प्लान उसको चेंज करना चाहिए। शिक्षण विधि ध्यान रखिए, किसी बच्चे को समझ में कुछ ना आए तो सबसे पहले अपना मेथड चेंज कीजिए, तब भी ना आए तब उसको रुचिकर बनाने के लिए कुछ अन्य चीज़ कीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो शिक्षण विधि आपको सबसे पहले बदलनी है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद देखिए 24वां प्रश्न आ रहा है, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। अधिक शक्तिशाली छात्रों को साथ देंगे, गलत है। कम शक्तिशाली छात्रों को साथ देंगे, गलत है। इस पर ध्यान नहीं देंगे, गलत है। उन दोनों समूह में मित्रता करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात मनवाएंगे, ऐसा किसी का हम साथ नहीं देंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों में बात हम मनवाएंगे कि बच्चे आपस में लड़ाई ना करें, लड़ाई करना गलत बात है, ठीक है। उनकी दोस्ती कराएंगे। इसके बाद देखिए छात्रों की विषयगत योग्यता को भलीभांति जाना जा सकता है, ठीक है। जो सब्जेक्टिव नॉलेज है छात्र की, कैसे आप बताएंगे कि छात्र इस सब्जेक्ट में तेज है, इसमें कमजोर है, कैसे पता करें। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, परीक्षा प्रश्न से सही लग रहा है, मूल्यांकन के उपकरण सही लग रहा है, विचार विमर्श से सही लग रहा है, अभिभावक परामर्श गलत है। तो सबसे पहले सी वाला ज़्यादा अच्छा है, सी आंसर इसका है, सही है सी वाला। अगर हम बच्चे के साथ बात करें, अनौपचारिक बातचीत करें, मतलब अनौपचारिक का अर्थ है कि ऐसी हम बात कर रहे हैं एक दोस्त की तरह, क्योंकि टीचर को एक मित्र की तरह रहना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं तो तब उसकी विषयगत योग्यता पता लग सकती है, बाहर आ सकती है कि किस विषय में उसको ज़्यादा रुचि है, ठीक है। प्रश्न पूछकर पता नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं हमें उसे आपस में चर्चा करनी चाहिए, ठीक। इसके बाद देखिए शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, इनमें से क्या महत्वपूर्ण है एज ए टीचर, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। विद्यालय के वातावरण को अच्छा बनाए रखना, ये भी सही लग रहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोल रहा है तो मैं चारों सही है, एक बताना है ज़्यादा अच्छा। छात्र की कठिनाई को दूर करना बिल्कुल सही है। समय पर पाबंद होना, ये भी सही है। अच्छा वक्ता होना सही है, ठीक है। तो शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है फ्रेंड्स, तो एक टीचर को अच्छा वक्ता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कठिनाई बात की बात, एक अच्छा वक्ता टीचर को होना चाहिए। एज ए टीचर एक एक्सप्लेन करना बच्चे को, टीचर को आना चाहिए कि कैसे वो बच्चे को पढ़ाए, ठीक है। क्योंकि वक्ता अगर नहीं होगा टीचर तो कैसे पढ़ाएंगे, कठिनाई दूर कैसे होगी। अगर वक्ता टीचर अच्छा वक्ता नहीं होगा तो कठिनाई दूर नहीं होगी बच्चे की, ठीक है। आप समझ रहे हैं, क्लियर हो गया। बच्चा समझ नहीं पाएगा, ज्ञान भी टीचर को उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना उसको निखारना है, ठीक है। तो वक्ता होना चाहिए टीचर। इसके बाद देखिए कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। सृजनात्मक चिंतन का अर्थ है कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ठीक है। सृजनात्मक तो रचनात्मक भी कहते हैं, ठीक है। तो एक टीचर को बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डालनी है, मतलब रचनात्मक, जैसे हम बच्चा सोचता है कि मैं ऐसे करूँगा इस तरीके से, एक क्रिएटिविटी उसके अंदर लानी है, कहने का मतलब ये है। तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो इसका ए वाला देखिए, उन्मुक्त वातावरण रखें, उन्मुक्त वातावरण मतलब अच्छा वातावरण रखें, सही है। छात्र को नियंत्रित रखें, ये भी सही लग रहा है। उन्हें परंपराओं से हटने न दें, डी वाला लग रहा है। कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें, ठीक है। तो कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान हमें करनी चाहिए, ठीक है। उनको सही दिशा प्रदान करेंगे तो कक्षा में क्रिएटिविटी उसके अंदर आएगी, ठीक है। किसके अंदर, बच्चे के अंदर। कदम कदम को सही निर्देशन कि भाई बच्चे ऐसा करो, ये गलत है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं या इसको उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उनको तरीके बता के ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कदम कदम पर उनको सही दिशा, तरीके बताने, सही दिशा करता है तरीका देना, सही दिशा देंगे मतलब तरीका दे रहे हैं। तो तरीका हम जितना बार उसको मेथड बताएंगे, एक सवाल करने के 10 मेथड बता देंगे, या कुछ काम करने के हम 10 मेथड बताएंगे, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी का विकास होगा कि ये काम ऐसा भी हो सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। छात्रों में जो गुण होना चाहिए इनमें से सब सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। स्वतंत्र रूप से विचार करना सही है, विनयशीलता, आज्ञाकारी, परिश्रमी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ध्यान रखिए इनमें से कभी कभार 2 आंसर इसके लगते हैं, तो ज़्यादा अच्छा आंसर इसका लग रहा है स्वतंत्र रूप से विचार करना, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के संदर्भ में भी इसको हम लें अगर, तो अगर स्वतंत्र रूप से बच्चा विचार कर रहा है, अगर वो खुद सोच रहा है, स्वतंत्र रूप से विचार करता है वो बिना डराए धमकाए, तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, ताकि उसके अंदर जिज्ञासा, स्वतंत्र रूप से विचार करेगा तो ध्यान रखिए उसके अंदर जिज्ञासा का विकास होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे कार्यता और विनयशीलता, तो उसके अंदर नैतिक मूल्य का विकास हम पहले ही कर देंगे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एक बच्चे के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। तो स्वतंत्र रूप से विचार अगर तभी करेगा जब उसके अंदर क्या होगी, जिज्ञासा होगी, ठीक है।
तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स इसको। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, स्वतंत्र रूप से विचार करना, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगर स्वतंत्र रूप से विचार करेगा तभी उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी, ठीक है। ध्यान रखिए, एक बच्चे का उद्देश्य स्कूल में अध्ययन करना है और अध्यापक का पढ़ाना है उसको। आज्ञाकारिता बात की बात है, पहले उसके अंदर विचार करने की क्वालिटी का विकास हम कर सकते हैं, इसका विकास भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उससे प्रश्न पूछ कर कुछ ऐसा काम करा के। 29वां प्रश्न देखिए आप, कि मान लीजिए आपकी कक्षा एक छात्र अपनी पाठ्यपुस्तक घर भूल जाता है। अच्छा, आपकी कक्षा में एक बच्चा जैसे किताबें भूल जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कोई बच्चा एक किताब भूल गया घर, तो आप क्या करोगे? आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्यपुस्तक खरीदेंगे, आप उसकी आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे। अच्छा, आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे, आप बिना किसी कारण पूछे कक्षा में ही डांटेंगे। तो सी और डी तो गलत है, नेगेटिव आंसर है। आप स्वयं उसके लिए पाठ्यपुस्तक खरीदेंगे, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को देंगे, ठीक है। ध्यान रखा, एक स्पेसमैन कॉपी मिलती है जो स्कूल में किताब हो, अगर आपको भेंट की गई तो आप देखो ए वाला भी सही है, लेकिन आपके पास अगर किताब है तो आप उसको देंगे पहले, आप स्वयं उसके लिए पाठ्यपुस्तक खरीदेंगे, बात की बात है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो तब आप खरीद सकते हैं, कॉपी किताब आप खरीद सकते हैं, उसमें मना ही नहीं है। लेकिन भेंट प्रति अगर आपको बुक पहले आपके पास है अवेलेबल तो आप दे दीजिए उसको। तो इसका बी वाला अच्छा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अपना 30वां प्रश्न आ रहा है, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है, तो यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है, ठीक है, छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए, प्राचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावकों को सूचित करेंगे, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे, ये सही है, ठीक है। मतलब छात्र छात्राओं की आपस में समस्या है, अर्थात उनकी लड़ाई होती है या कुछ ऐसे अनबन होती है लड़के लड़कियों की, तो मिलजुल कर उनकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका सी वाला है, हमेशा मिलजुल कर काम करना है। ध्यान रखिए, अभिभावकों की बात बाद में आती है, पहले मैटर ध्यान रखिए स्कूल में अगर सुलझ जाए तो अच्छा है, ठीक है। स्कूल में मैटर सुलझ जाना चाहिए, घर बाद में जाएगा मैटर, ठीक है। तो छात्र छात्राओं की जो समस्या है उनको मिलजुल कर काम कराना चाहिए, सही है, ठीक है, क्लियर हो गया, उनकी समस्याओं पर हल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रायः ऐसे देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा पसंद नहीं किया जाता। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा पसंद नहीं किया जाता, ठीक है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? मतलब कहने का ये कह रहा है कि जैसे कुछ बच्चे हैं और उनकी आपस में नहीं बनती है, ठीक है, कुछ बच्चों की आपस में नहीं बनती, तो इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है फ्रेंड्स? ऑप्शन है, प्रायः वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रायः वे छात्र शारीरिक विकलांग होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अनबन का कारण तो ये नहीं हो सकता है। प्रायः वे छात्र पृथक जाति समुदाय से, ये भी नहीं होना चाहिए, बच्चे के अंदर जाति का तो कोई मतलब नहीं है। प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। सामाजिक आर्थिक का अर्थ यह है कि कुछ बच्चों के अंदर ये बात होती है कि कोई अगर खाने की चीज़ आपस में लेकर आ रहा है, ठीक है, अर्थात वो कभी पैसे लेकर आ रहा है, एज ए बड़ी क्लास में मैं कह रहा हूँ इसको, तो बच्चे उसी के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, उसी के साथ ज़्यादा रहते हैं जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है, और जिनका उच्च होता है उनकी आपस में नहीं बनती है। वो ये पूछ रहा है, प्रश्न क्या था कि प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के अधिकांश छात्रों ने पसंद नहीं किया था, इससे क्या कारण है? तो सामाजिक आर्थिक कारण इसका हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक कारण में ये आपस में इनकी बनती नहीं है, कहने का अर्थ ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए 32वां प्रश्न आ रहा है, मान लीजिए कि आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं, वे आपको शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्यामपट पर लिखते हैं, हाँ, जैसे बच्चे लिखते ही हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप कैसे निपटेंगे? मान लीजिए क्या है, छात्र शरारती होते हैं और वे शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय या कुछ निकनेम वगैरह जो रखते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, श्यामपट पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपका इसमें क्या कदम होगा? तो पहला आंसर लग रहा है, कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे सरल छात्रों की पहचान करने को कहेंगे, ठीक है। आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक में, ऐसा भी नहीं है, इतना बड़ा काम नहीं है। आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड भी नहीं देंगे, दंड नहीं देना है, कठोर कार्रवाई भी नहीं करनी। तो ए वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। मॉनिटर का काम ये है कि उसको देखना कि कौन नाम लिख रहा है या कुछ ऐसा कोई अशोभनीय कार्य कर रहा है, तो मॉनिटर बनाने चाहिए, मॉनिटर इसीलिए है। तो पहला स्टेप है, ठीक है, दंड नहीं देंगे किसी भी केस में, नहीं, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बनाया जाता है जहाँ पर शिक्षकों में परस्पर राजनीति पड़ जाता है, ठीक है, जहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल बन गए और लड़ाई हो रही टीचर की, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आप स्वयं अपना गुट बना लेंगे, जो कि गलत है, ठीक, गुट बनाना गलत है, ठीक है। मतलब अगर प्रिंसिपल आप बन गए और टीचरों की नहीं बन रही तो आप गुट नहीं बनाएंगे, गलत है। आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि वैमनस्यता का भाव समाप्त किया जा सके, ऐसा भी नहीं है।
आप गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देंगे, गलत है, ऐसा भी नहीं करेंगे। आप समाप्त करने का प्रयास करेंगे जो उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, ठीक है, पॉलिटिकल इशू जो उनके हो रहे हैं, आपस में लड़ाई हो रही है, तो एज ए प्रिंसिपल आपका कर्तव्य है कि टीचर के मामले को सुलझाना आपका कर्तव्य है, ठीक है। इसका डी वाला ज़्यादा अच्छा आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है। आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित है, अब्सेंट चल रहा है, आप क्या करेंगे? तो देखिए, आप उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को दे देंगे। 34वां देखिए आप, ठीक है, आप उक्त छात्र, गलत है, प्रधानाचार्य को नहीं देंगे। आप उक्त छात्र घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता करेंगे और उसके माता पिता संपर्क करेंगे, तो बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखिए, प्रिंसिपल सर जो होते हैं वो बात की बात है, पहले एज ए टीचर मामला सुलझ जाए, आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले शिक्षक को सुलझाना है, क्रम समझिए, फिर प्रधानाचार्य को और फिर अभिभावक को, ठीक है। तो आप उक्त छात्र घर के निकट रहने वाले जो छात्र हैं, उनके जो पड़ोसी छात्र हैं, ठीक है, उनसे घर का पता लेंगे और उसकी माता पिता संपर्क करेंगे कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, हो सकता है कि घर से आ रहा हो और कहीं चला जा रहा होगा, तो ऐसा हम करेंगे, ठीक है। 34वां हो गया। इसके बाद देखिए 35वां है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि बार बार समझाने के बाद कोई छात्र समझने में असफल होता है तो आप क्या करेंगे? तो मुझे कैसा लगता है, वो ये कह रहा है कि मुझे कैसा लगता है, तो मुझे बुरा लगता ही है बुरा। मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला पढ़े, मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने को अयोग्य महसूस करता हूँ, तो गलत है, अयोग्य नहीं मानना चाहिए अपने को। मैं सोचता हूँ कि वह छात्र वास्तव में मंदबुद्धि है, गलत है। तो यहाँ पर मैं बी वाला सही है, बी वाला सही है कि मैं अध्यापन कला की अन्य विधि। ध्यान रखिए, कभी भी कोई बच्चा ना समझे तो सीधे ऐसे नहीं आप श्रव्य दृश्य माध्यम में कुछ और कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपना मेथड चेंज कीजिए, ठीक। किसी बच्चे को समझाने के बाद भी या कुछ भी कर रहे हैं आप, तो आप अपनी शिक्षण विधि, ठीक है, अन्य विधि कुछ भी आप शिक्षण विधि पढ़ते हैं, शिक्षण विधि अनेक प्रकार की है, उसका आप प्रयोग कीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ छात्र उपस्थित नहीं आए, जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे छात्र उपस्थित थे, ठीक है। मतलब मेरी कक्षा में नहीं आ रहे हैं, दूसरे सर की कक्षा में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मतलब आपका उचित निष्कर्ष क्या होगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, विद्यार्थी शरारती हैं, गलत। मैं उनके साथ नम्र हूँ, ये भी गलत। मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, विद्यार्थी बुद्धिहीन है, गलत। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गलती मेरी है, सी वाला सही है यहाँ पर। अगर मेरी क्लास में बच्चे नहीं आ रहे, अन्य टीचर की क्लास में बच्चे आ रहे हैं, तो मेरी टीचिंग मेथड में कुछ त्रुटि है, वही बात आ रही है। लास्ट में जो मेथड आ रहा है, शिक्षक पे बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं शिक्षण आप चेंज कीजिए, तो बच्चा उसको इंटरेस्ट लेगा उसमें। क्लियर हो गया, यहाँ पर आपको प्रूफ हो गया होगा। अगर मेरी कक्षा में नहीं आ रहा, किसी और कक्षा में आ रहा है, तो मेरी उसमें गलती है। गलती किस में? टीचिंग मेथड में, ठीक है। इसके बाद देखिए 37वां प्रश्न है कि छात्र विद्यालय में अनुशासन का पालन करते हैं, क्योंकि विद्यालय में करते हैं। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक माध्यम होता है, याद रखिए, और घर अनौपचारिक। वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, सही है, वो तो करते ही हैं। वे शिक्षकों से डरते हैं, ये भी सही है। ऐसा करना स्वाभाविक है, ये भी सही है। विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है, ये सही है। ज़्यादा अच्छा देखिए, अच्छा प्रश्न है कि छात्र विद्यालय में अनुशासन का पालन करते हैं क्योंकि विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। एक औपचारिक माध्यम भी है, थोड़ा डरते भी हैं, ठीक है। तो उनका पथ प्रदर्शक है विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में पथ प्रदर्शक करते हैं कि विद्यालय समय समय बताता है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ठीक है। घर में या कहीं भी डर के कारण उसको कुछ पता ना चलेगा, तो अनुशासन का पालन नहीं करेगा, ठीक है। तो विद्यालय में अनुशासन बना सकता है अपेक्षाकृत घर के, ठीक है। इसके बाद देखिए 38वां प्रश्न है, यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक है। ये बड़ी क्लास का वैसे प्रश्न है, तो आप एज ए टीचर आप समझ जाइए इसको क्या पूछ रहा है, आप क्या करेंगे। शिकायत कर रहे हैं कि पक्षपात, किसी को मैंने ज़्यादा नंबर दिए, किसी को कम दिए हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। दंड स्वरूप नहीं, दंड स्वरूप विद्यार्थी अंक काट देंगे, दंड के साथ अंक नहीं काटेंगे। प्रधानाध्यापक को मामले की रिपोर्ट देंगे, नहीं, ये बात की बात है। उत्तरों की पुनः जांच करके उनके सामने, उत्तरों की पुनः जांच उनके सामने कर देंगे, ठीक है। जो उत्तरों की जांच है उनको दिखाएंगे, बच्चे हमने सही नंबर दिया, आप देखिए आपने ऐसा ही कुछ लिखा था, ठीक है। क्लियर हो गया, या उनके अंदर पक्षपात की भावना नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासनिक गुण कैसे विकसित करोगे, सेल्फ डिसिप्लिन आप कैसे विकसित करेंगे बच्चे में, ठीक है। तो इसका आंसर है उत्तरदायित्वों को सौंपकर, आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर, दंड देकर, नियमों का पालन कराकर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है उत्तरदायित्व को हम सौंपेंगे, ठीक है। उत्तरदायित्व को सौंपेंगे, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। देखिए आचरण संबंधी नियमों की जानकारी भी देंगे, लेकिन यहाँ पर नियम नहीं बताएंगे बल्कि कहानियां सुनाएंगे। अगर यहाँ पर होता तो ये अच्छा आंसर था, ठीक है। ध्यान रखिए पहले वाले प्रश्न में ये नहीं था, आप पढ़िएगा उसको। इसका उत्तरदायित्व को हम सौंपेंगे तो ज़्यादा अच्छा उनका सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। क्लियर होगा, और मुझे बाहर से उसको डिसिप्लिन देना तो मैं उसको कुछ काम दूंगा, ठीक है।
क्लियर हो गया। प्रैक्टिकली उसको काम कराएंगे। तो इसका वैसे ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही होना चाहिए वैसे, लेकिन इसमें ए वाला भी दिया है। कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आप क्या निर्देश दें। ठीक है, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश देंगे। ठीक है, मतलब प्रश्नों को खोजो, इनके उत्तर खोजो, तो मुझे बच्चों को क्या बोलना चाहिए, कैसे खोजो। तो प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो, सही लग रहा है। प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो, प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ, प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक से ज्ञात करो। ठीक है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छा आंसर है कि अपने आप बताओ। ठीक है, उत्तर खोजने के लिए बच्चे को अपने आप का कारण क्यों है, क्योंकि बच्चा अगर खुद बताएगा तो कुछ सोचेगा। ठीक है, कुछ सोचेगा, बल्कि अन्य जगह से बाद में देख लेगा, पहले खुद उसको सोचने का हमने मौका देना है। तो सोचने का मौका का अर्थ है कि उसके अंदर क्रिएटिविटी का विकास करना है, सृजनात्मकता इसी को कहते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी का हमने उसके अंदर विकास करना है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके बाद देखिए 41वां प्रश्न आ रहा है। 41वां है, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को क्या करना चाहिए। ठीक है, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, एक दिन बाद, सप्ताह के बाद, नहीं गलत है। तो ये एक दिन बाद तुरंत हमें कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जानना चाहिए। अगर लिखित कार्य है, छात्र के द्वारा जो लिखित कार्य है उसको तुरंत जानना चाहिए। प्रश्न क्या था कि छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को, हाँ ठीक है, छात्रों को लिखित कार्य दे उसको हमने तुरंत जांचना चाहिए। ठीक है ना, उसको तुरंत चेक करना चाहिए। 42वां प्रश्न है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है या प्रश्न ही वो गलत पूछ रहा है, जबरदस्ती हो सकता है वो, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उस पर कोई ध्यान ना देंगे, गलत है। उसको अन्य छात्रों से अधिक ग्रह कर देंगे, गलत है। उसको पारितोषिक प्राप्त करने तो प्रोत्साहित करें, गलत है। उसका कारण जानकर औपचारिक विषय अपनाएंगे। सबसे पहले देखिए, हर बात कारण जानने पर आ रही है। ठीक है, अगर कोई गलत प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चे को हमने पूछना है या उसका कारण जानने का प्रयास करना है खुद ही, कि वो गलत प्रश्न जबरदस्ती पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। ठीक है, कारण हमने सबसे पहले उसका जानना है। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ रहा है, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करोगे एज ए टीचर। ठीक है, तो इसका आंसर है उनको स्वयं प्रताड़ना देंगे, गलत है। भाषण देंगे, गलत है। भाषण प्रताड़ना नहीं देनी है, उनको उनकी गलती से अवगत करेंगे, उनकी गलती का कारण जानेंगे। देखिए दोनों सही लग रहे हैं अब। ठीक है, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए उनको उनकी गलती से अवगत करेंगे। देखिए गलती का कारण जानेंगे। देखिए कारण हमें जान के क्या करना है, गलत रास्ते पर तो बच्चा चल रहा है तो सबसे पहले उसको हम अवगत कराएंगे। बच्चों को हमें क्या कराना है, पहले अवगत कराना है कि आप गलत रास्ते पर, तब उसका कारण जानेंगे। देखिए हर स्टेप में हमें स्टेप वाइज फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि पहले आप कारण जानना है और बच्चा गलत चल रहा है। ठीक है, पहले उसकी गलती बताएंगे, भाई आप गलत ये काम कर रहे हो, तब उसका कारण जानेंगे बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। क्लियर हो गया, तो स्टेप वाइज हमने उसको समझना है। ठीक है, इसके बाद देखिए छात्रों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा, मित्र जैसा पहले बता चुके हैं, एज ए फ्रेंड होना चाहिए। एक योग्य शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में पाठ आरंभ करने से पहले वो क्या करे। ठीक है, कक्षा में पाठ आरंभ करने से पहले वो क्या करे, जो टीचर होता है लेसन प्लान वो बनाते हैं वैसे लेसन प्लान। ठीक है, तो इसका आंसर है पिछले पाठ के प्रश्न पूछ ले, सही लग रहा है। नवीन पाठ संबंधित पूरा ज्ञान और प्रश्न पूछे, सही है, सही लग रहा है। ठीक है, कक्षा में सीधे नवीन पाठ को प्रारंभ करे, गलत है। तो सबसे पहले देखिए ए वाला भी सही लग रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चे को पहले कितना आता है उसके बारे में, उससे कुछ हमने प्रश्न पूछना। यही चीज़ लेसन प्लान में डाली जाती है, प्रीवियस नॉलेज, पूरा ज्ञान बच्चे को दिया जाता है या पूछा जाता है, पूरे ज्ञान पर आधारित। ठीक है, अगर मैं ग्रह के बारे में बता रहा हूँ तो बच्चे को ग्रह के संबंध में क्या जानकारी है ये उससे हम पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके प्रश्न हम रचनात्मकता पूछ सकते हैं। 46वां प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, सभी छात्र गृह कार्य को करने में रुचि ले सकें, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन में है एक ही स्तर का हो, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, बिल्कुल सही है। तो छात्रों की योग्यता के अनुसार वो गृह कार्य होना चाहिए। ठीक है, छात्रों की योग्यता के अनुसार वो गृह कार्य होना चाहिए अगर रुचि लें। अगर ऐसा ना हो कक्षा 5 के बच्चों को मैंने कक्षा 6 का काम दे दिया तो बच्चा उसको नहीं करेगा, एक ही स्तर का होना चाहिए। कक्षा 5 वाले के बच्चों को 5 का ही देना चाहिए, हो सके तो कक्षा 4 का उसको दे दीजिए, लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार हो। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए 47वां, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे। संकोची जो हेजिटेशन जो करते हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जिसे वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते, ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, बिल्कुल सही है। यदि वे बोलने में सफल नहीं तो डांटेंगे, डांटना भी नहीं है और कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे, ये गलत है। देखिए आप खुद ही नेगेटिव जा रहा है, सी और डी। तो देखिए इसका बी वाला आंसर ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि बच्चे बोलने में मजबूर हो जाए। हेजिटेशन है, आगे से उसका इंट्रोडक्शन देने कहेंगे, उसको कक्षा में आगे बुलाएंगे, कुछ उसको हम मोटिवेशन भी देंगे ताकि वो बोलने पर
मजबूर हो जाए और उसको कुछ प्राइज भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 48वां, आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे, विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर प्रगति बताने, विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछकर गलत है, शिक्षकों की सहायता लेकर गलत है, संचय अभिलेख रिकॉर्ड रख के वो भी गलत है। सीधी सीधी अकॉर्डिंग ऑप्शन है कि बच्चे का हमने क्या लेना है फ्रेंड्स, टेस्ट लेना है और उसी टेस्ट को परीक्षा हम कह रहे हैं, वो परीक्षा लिखित मौखिक हो सकती है, इससे बच्चे की प्रगति का विकास होगा। बल्कि बच्चे, तो आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर सही लग रहा है, प्रगति बताने के लिए पूछकर तो गलत लग रहा है, शिक्षकों की सहायता लेकर गलत है, संचय अभिलेख रिकॉर्ड देख गलत है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों की परीक्षा हो, चाहे वो लिखित हो मौखिक हो, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो मौखिक रूप में हो। ठीक है, हमने उनकी परीक्षा लेनी है। केवल हम पूछकर या प्रगति के बारे में हम पूछेंगे बच्चे को कि भाई तुमने आज तक क्या किया, उससे कुछ नहीं होगा। तो खुद परीक्षा लें ताकि हमें पता चल पाए कि बच्चा कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ इतनी सुधार की जरूरत है। क्लियर है, पॉजिटिव आंसर है। इसके बाद देखिए, आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे व्यवहार करेंगे, आप उनको शांत रहने के लिए करेंगे, गलत बात है, शांत उनको नहीं रखना है, बल्कि प्रश्न पूछता तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों को उत्तर देंगे, बिल्कुल सही लग रहा है। उदासीन न रहेंगे, झिड़क देंगे वैसे उनको झिड़क देंगे, ऐसे लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे और उनका उत्तर देंगे, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव आंसर है। सरल प्रश्न था, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आज हम इसमें केवल 50 प्रश्न करेंगे, अगली वीडियो में इसके मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद देखिए, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, एक छात्र होमवर्क नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे। तो आप ये जानकारी प्राप्त करेंगे क्या वो मंदबुद्धि का बालक है, या उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे, दंडित करेंगे, गलत है, निंदा करेंगे, गलत है, उसे अनुदीन कर देंगे, गलत है। सबसे अच्छा कि आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वो मंदबुद्धि का बालक है, उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे। हो सकता है कि उसको कुछ ना और समझ में, आपने उसको गृह कार्य दे दे तो कैसे करेगा। ठीक है, सबसे पहले उसको पढ़ाएं, जो पढ़ाएं उसी का गृह कार्य भी दें, और समझ में ना आए हो तो उसको पहले पढ़ाएं। कैसे पढ़ाएं, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग उसको कहते हैं, उसकी रेमेडी कराएं, मतलब उसको उपचार दें, निदानात्मक शिक्षण, निदान करें उसका, उसकी परेशानी का पता लगाएं और उसको गृह कार्य ज़्यादा भी ना दें। ठीक है, उसके स्तर का दें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने 50 प्रश्नों पर चर्चा की, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में हम इसके कुछ और प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।